किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि देश की जनता किसे अपना लीडर चुनना चाहती है। और इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हर 2-3 महीनों में इलेक्शन होते रहते हैं। और 2017 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 30 सालों में ऐसा एक भी साल नहीं गया है जिसमें इंडिया में इलेक्शन ना हुए हो। आज इंडिया में हर साल इलेक्शन होते रहते हैं, जिसके वजह से आज इंडिया हर वक्त इलेक्शन मोड में रहता है, जिसके वजह से आज बार बार देश के करोड़ों रुपए और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। और साथ ही साथ आज बार बार इलेक्शन होने के कारण गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट पे ध्यान ना देकर इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी रहती है। इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। जिसका मेन मोटिव ही ये है कि देश में मल्टीपल इलेक्शन ना करवाकर सिर्फ एक बार इलेक्शन कराया जाए हर 5 सालों में। और साथ ही साथ गवर्नमेंट तो ये भी दावा करती है कि अगर ऐसा होता है तो देश का डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर साथ में 1.5% रेट से हमारी जीडीपी भी बूस्ट होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सच में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इतनी इफेक्टिव है भी, या फिर इसके पीछे भी बीजेपी की कोई चाल है। इसीलिए आइए दोस्तों, आज की वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को थोड़ा गहराई में जाके समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड का पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, वन नेशन वन इलेक्शन गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रपोजल है जो मल्टीपल टाइप ऑफ इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करके एक दिन या फिर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करवाने की बात करता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर एग्जिस्टिंग इलेक्शन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्यों गवर्नमेंट उसे चेंज करना चाहती। तो उसे समझने के लिए हमें पहले एग्जिस्टिंग इलेक्शन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो आज इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं। पहला लोकसभा इलेक्शन, दूसरा स्टेट असेंबली इलेक्शन और तीसरा लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसके अंदर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन आते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में एक लोकसभा है, 28 स्टेट असेंबली है और 2,70,000 के आसपास लोकल बॉडी गवर्नमेंट है। अगर मैं लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो हर 5 साल में एक बार होता है, जैसे अभी 2024 में हुआ था, अब सीधा 2029 में होगा। इसके बाद जो स्टेट असेंबली है उनके भी इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साल में सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन नहीं होते। जैसे अगर मैं 2024 की बात करूं तो उसमें सिर्फ 8 स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, और वहीं 2023 में 9 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, और 2022 में भी 7 स्टेट में इलेक्शन हुए थे। और इसी तरह आज इंडिया में हर साल कोई ना कोई स्टेट असेंबली इलेक्शन होता ही रहता है। इसके बाद जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो तो आज देश के किसी ना किसी कोने में हर वक्त होते ही रहते हैं। तो इस तरह इंडिया में प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम काम करता है। अब अगर मैं इस इलेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम की बात करूं तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है इस इलेक्शन सिस्टम में वो है गवर्नमेंट डिस्ट्रप्शन। आज इंडिया में जब कभी भी इलेक्शन होते हैं उस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, ताकि देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए। और इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इलेक्शन के टाइम पर रूलिंग गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम और पॉलिसी को अनाउंस या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इसी को पॉलिसी पैरालाइसिस भी बोला जाता है। इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से गवर्नमेंट वर्क को या तो डिले किया जाता है या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और बीजेपी के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में 800 दिन ऐसे है जिसमें गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पाई है। अब अगर मान लो कि ये सारे इलेक्शन एक ही टाइम पर होने लगे हर 5 सालों में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एक ही बार लगेगा, जिसके वजह से बहुत सारा टाइम बचेगा, जिसमें गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर्ली कर पाएगी बिना कोई डिस्टर्बेंस के। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है इस इलेक्शन सिस्टम में वो है मनी वेस्टेज। आज जब कभी इंडिया में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो छोटा इलेक्शन हो या बड़े से बड़ा इलेक्शन, उसे करवाने के लिए गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए लगते हैं। जैसे 2024 के इलेक्शन की बात कर लो, उसके अंदर अप्रोक्स 1,35,000 करोड़ रुपए लगे थे इलेक्शन करवाने में गवर्नमेंट के। और ये तो सिर्फ 2024 के इलेक्शन की बात है। अगर हम 2020 से 2024 तक सारे इलेक्शन में लगे अमाउंट को काउंट करने लग जाए तो पता नहीं ये फिगर कितने लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। और ये तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के पैसे है। इन पैसों के अलावा आज पॉलिटिकल पार्टीज भी बार बार लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट करती है कैंपेनिंग और फ्री की रेवड़ी बांटने में। तो कुल मिलाकर आज देश में बार बार इलेक्शन होने के कारण गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहे हैं। वहीं अगर ये सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट के एक ही बार इलेक्शन करवाने के लिए पैसे खर्च होंगे, जिससे देश का पैसा तो बचेगा ही बचेगा, बट उसके साथ देश में पॉलिटिकल करप्शन भी कम होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज बार बार करती है इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लेकर, जिसे हम क्रोनिक कैपिटलिज्म भी कहते हैं। और क्रोनिक कैपिटलिज्म एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसकी बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात करूं तो वो ये कि आज जब भी इलेक्शन होते
होते हैं तो उस वक्त इलेक्शन सेंटर पे बहुत से लोगों की ड्यूटी लगती है, जिसमें टीचर, पुलिस, सीआरपीएफ और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीपल टाइम इलेक्शन होने के कारण बार बार परेशान होते हैं। वहीं अगर सारे इलेक्शन एक साथ हो गए तो टीचर और सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार परेशान नहीं होंगे और अपनी अपनी ड्यूटी शांति से करेंगे बिना कोई डिस्टर्बेंस के। ये थी मेजर 3 प्रॉब्लम जो कंट्री को बार बार इलेक्शन होने के कारण फेस करनी पड़ती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे लो वोटर टर्नआउट और पॉलिटिकल कैंपेनिंग और भी बहुत सारी। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो मेन मोटिव है वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे वो है देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना। और ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि 1952 से 1967 तक इंडिया के अंदर सारे इलेक्शन एक ही टाइम पर होते थे, हर 5 साल में। उसके बाद जैसे जैसे स्टेट असेंबली और लोकसभा बार बार डिसॉल्व होती गई, वैसे वैसे ये साइकिल ब्रेक होता गया। इसीलिए आज के टाइम पे सारे इलेक्शन को एक साथ लाना और उन्हें करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए 2 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसका मेन मोटिव ये था कि वो एग्जामिन करे उन सारे इश्यूज को जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिलेटेड है। इस कमेटी में टोटल 8 मेंबर थे और जो चेयरमैनशिप थी वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को सौंपी गई थी। और कमेटी बनने के 6 महीने बाद ही 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने 18,000 पेजेस की एक रिपोर्ट को हमारे प्रेसिडेंट को सबमिट करी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 2029 लोकसभा इलेक्शन के बाद जो लोकसभा की पहली सीटिंग होगी, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक डेट को फिक्स करेगा, जिसे अपॉइंटेड डेट बोलेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली 2034 की होगी। उस डेट के बाद इंडिया में 2 स्टेज में इलेक्शन होंगे। अगर मैं पहली स्टेज की बात करूं तो उसके अंदर लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों के इलेक्शन एक साथ और एक ही टाइम पर होंगे। मतलब ये कि जब भी कोई वोटर वोट देने जाएगा तो उसके आगे 2 वोटिंग मशीन होगी, जिसमें वो एक वोट देगा अपने स्टेट के एमएलए के लिए और दूसरा वोट देगा लोकसभा एमपी के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेज की, वो पहली स्टेज खत्म होने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर होगी, जिसमें लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे। इस तरह हमारे देश में सारे इलेक्शन एक ही बार में हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कितना आसान तो है साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमें सालों से चले आ रहे सिस्टम को एक ही बार में चेंज करना पड़ेगा बिना उसे ब्रेक किए। इसे अगर सही से समझना है तो हमें 4 टर्म को समझना पड़ेगा जो इलेक्शन सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो पहली टर्म है वो है जनरल इलेक्शन, दूसरी मिड टर्म इलेक्शन, तीसरी फुल टर्म और चौथी अनएक्सपायर्ड टर्म। देखो, जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे स्टेट असेंबली के, उन इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। मान लो कि हरियाणा और लोकसभा के जनरल इलेक्शन 2029 में हुए और वहां से दोनों गवर्नमेंट ने अपना अपना टर्म चालू किया 2034 तक। अब जो 2029 से 2034 तक जो 5 साल का टाइम स्पेन है उसे फुल टर्म कहते हैं। और मान लो कि किसी रीजन से हरियाणा गवर्नमेंट अपना फुल टर्म पूरा नहीं कर पाती और 2032 में ही डिसॉल्व हो जाती, तो जो 5 साल में से 2 साल बच गए उसे हम अनएक्सपायर्ड टर्म बोलते हैं। उसको फिल करने के लिए हरियाणा में जो वापस इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे। और जो भी पार्टी हरियाणा में वापस से गवर्नमेंट बनाएगी वो अगली 5 साल तक रूल करेगी, मतलब 2037 तक अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बार वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो गया तो कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा क्या कि जब भी कोई गवर्नमेंट अपना फुल टर्म पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाएगी तब वापस मिड टर्म इलेक्शन तो करवाए जाएंगे, बट जो भी गवर्नमेंट वापस बनेगी वो सिर्फ बचे हुए अनएक्सपायर्ड टर्म तक ही रहेगी। उसके बाद फिर से जब सारे स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन होंगे तब उस स्टेट के भी इलेक्शन वापस होंगे, ताकि ये साइकिल ब्रेक ना हो और हर 5 साल में रिपीट होता रहे। इस तरह हमारे देश में सारे इलेक्शन एक ही टाइम पर हो पाएंगे बिना कोई डिस्टर्बेंस के। अब बात करते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो गया तो कैसे ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को और लोगों को अफेक्ट करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन के बाद देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो ये होगी कि जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज है वो डोमिनेट करने लग जाएगी रीजनल पार्टीज को जब भी एक साथ इलेक्शन होंगे, क्योंकि जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तब दूसरी पार्टीज के पास भी चांस होता है कि वो अपनी काबिलियत दिखा के वहाँ पे इलेक्शन जीत सके। लेकिन जब एक साथ इलेक्शन होने लग जाएंगे तब बहुत हाई चांस है कि लोग नेशनल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर उसे ही जिता देंगे, जिससे टाइम के साथ साथ देश में रीजनल पार्टीज खत्म होने लग जाएगी और सिर्फ बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज ही बच जाएगी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ होंगे तब नेशनल इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा कंपेयर टू रीजनल इश्यूज। इसलिए जब भी एक साथ इलेक्शन होंगे तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इश्यूज के बारे में ज्यादा बात करेगी, जहां भी जाएगी नेशनल इश्यूज को हाईलाइट करेगी। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, 2019 में बीजेपी को ही देख लो। बीजेपी कहीं भी जाती थी कैंपेनिंग करने के लिए, वहां पर ही पुलवामा अटैक की बात करनी चालू कर देती थी, उसके नाम से लोगों से वोट मांगती थी। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?
तो ऐसे ही जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त नेशनल इश्यूज को हाईलाइट करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट में जीत सके, और जो रीजनल इश्यूज होंगे वो नेशनल इश्यूज के नीचे दब जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि मान लो कि अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट अपने फुल टर्म से पहले डिसॉल्व हो गई तो बचे हुए अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए जो नई गवर्नमेंट आएगी तो उसकी क्या गारंटी है कि वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि सबसे पहले वो गवर्नमेंट अपने लिए सोचेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि 1-2 साल बाद में वापस से इलेक्शन होंगे। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉब्लम आती है वो ये कि आज ज्यादातर देश की जनता को पता ही नहीं है कि एमएलए का क्या काम होता है और एमपी का क्या काम होता है। इसीलिए जब भी एक साथ इलेक्शन होंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि लोग दोनों वोट एक ही पार्टी को देंगे, क्योंकि मैं अगर अभी की बात कर लूं तो ज्यादातर देश की जनता बीजेपी को वोट इसलिए देती है क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन एमपी के है या फिर एमएलए के। इसीलिए जब भी हमारे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे तब एक ही पार्टी ज्यादा डोमिनेट करेगी, जो देश की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो ये है कि जब बार बार इलेक्शन होते हैं तभी सारी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की तरफ ध्यान देती है, उनकी बात सुनती है और समझती है। लेकिन जब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तब गवर्नमेंट का इंटरेक्शन देश की जनता के साथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट देश की जनता के लिए इफेक्टिव पॉलिसी और स्कीम नहीं ला पाएगी। ये थे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होने के बाद देश में देखने को मिलेंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए सही है, क्योंकि ये मनी और रिसोर्सेज को सेव करेगा और गवर्नमेंट इलेक्शन से ध्यान हटाकर अपने काम पर फोकस करेगी। लेकिन अगर हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इससे हमारे देश पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। इसीलिए अगर थोड़ा पैसा ज्यादा भी लगता है इलेक्शन करवाने में तो वो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी तो है जो भारत को इस दुनिया में एक महान देश बनाती है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।